स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले लेक्चर में हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जाना था थोड़ा बहुत। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को जानने से पहले हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हमने एक बीकर लिया जिसमें एक अननोन सॉल्यूशन रख दिया A, दूसरा बीकर लिया उसमें हमने एक अननोन सॉल्यूशन B रख दिया और इन दोनों सॉल्यूशंस को हमने एक बड़े बीकर में डाल दिया। तो अब हमें बताना ये है कि इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाने के बाद क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, जैसे क्या यहाँ पर किसी प्रकार की फिजिकल स्टेट में कोई परिवर्तन आ रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है क्या, या कलर में चेंज आ रहा है, या फिर यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रेसिपिटेट बन रहा है, या कोई गैस निकल रही है, एंड लास्ट क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है। तो इन पॉइंट्स को समझने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि जो प्रोडक्ट बनकर सामने आया है कि क्या उसकी कोई फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ है, क्या कलर में चेंज हुआ है, क्या कोई प्रेसिपिटेट बनकर सामने आया है, क्या कोई गैस निकली है, या टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है। लेकिन ये पांचों पॉइंट जो हैं ये सफिशिएंट नहीं हैं कि ये बताने के लिए कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हमने आइस को लिया, ये सॉलिड होती है। जब हमने इसको हीट किया तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक लिक्विड होता है। देखिए, यहाँ पर फिजिकल स्टेट में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन ना होकर क्या है, एक फिजिकल रिएक्शन है। तो अब हम कैसे जज करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं। तो इस केस में हमें इन 5 पॉइंट्स के साथ साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट हमारा बनकर सामने आया है उसकी प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ से अलग हैं या नहीं। एंड कोई भी एक पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है, जरूरी नहीं है इनमें से केवल एक ही पॉइंट्स को दर्शाए, ठीक है, एक ही चेंज दिखाए। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है जो इनमें से बहुत से मोर देन वन चेंज भी दिखा सकती है। फॉर एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, जो कि एक कलरलेस होता है, और इसको हमने हीट कर दिया। यहाँ पर लेड ऑक्साइड बना, NO2 बना और एक ऑक्सीजन बना। ये भी गैस है और ये भी गैस है। ये ब्राउन कलर की होती है, ये येलो कलर होता है। अब चलो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2 Pb 4 NO2 और 2 PbNO। ये सॉलिड स्टेट में होता है हमारा, ये सॉलिड स्टेट में होता है, और ये गैस है और ये गैस है। देखिए, इस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। देखिए, यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये कलरलेस है, यहाँ पर ये येलो कलर का हो गया और ये ब्राउन कलर का हो गया। यहाँ पर कलर में भी चेंज हो रहा है, और यहाँ पर देखिए टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ देखिए गैस में भी
गैस भी निकल रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो मोर देन वन चेंज दर्शा सकती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी एक पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है वो एक मोर देन वन चेंज दिखा सकती है, एक से अधिक चेंज इसमें हो सकते हैं। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल। ओके, ये 5 जो होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल रिएक्शन की। फर्स्ट वन, चेंज इन स्टेट, सेकंड चेंज इन टेम्परेचर, थर्ड चेंज इन कलर, फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फिफ्थ इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की, जिनके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है वो केमिकल है या नहीं। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न करने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है, जैसे PGT कंप्यूटर साइंस, P फॉर प्रेसिपिटेट, G फॉर गैस, T फॉर टेम्परेचर, C फॉर कलर एंड S फॉर स्टेट। इसके बाद अब हम पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे जो है चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए कार्बन जो कि एक सॉलिड होता है, ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से जो कि एक गैसियस स्टेट में होती है। दोनों की जब रिएक्शन होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो कि एक गैस है। ये एक एग्जाम्पल है कंबशन रिएक्शन का। यहाँ पर देखिए, जो रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में था वो आगे जाकर गैसियस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कार्बन की स्टेट में क्या हुआ, चेंज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। जो कार्बन की प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो टोटली डिफरेंट है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन को लिया हमने, ऑक्सीजन के साथ में इसका रिएक्शन कराया और यहाँ पर जाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ये सॉलिड होती है। ऑक्सीजन आप सभी जानते होंगे कि ये गैसियस फॉर्म में होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनकर आता है ये हमारा कैसा होता है, सॉलिड होता है। अभी हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और देखते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं। यहाँ पर देखिए स्टेट में तो चेंज हो रही है। यहाँ पर गैस है ऑक्सीजन की और यहाँ पर जाकर रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो हमारा कैसा है, सॉलिड। तो क्या हम कह सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एंटायरली डिफरेंट होती हैं मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से। इसका मतलब क्या है कि ये एक केमिकल रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड लिया, यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन कराई कार्बन डाइऑक्साइड से और कैल्शियम कार्बोनेट बना। यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो सॉलिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो गैसियस फॉर्म में होती है और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सॉलिड होता है। यहाँ पर देखिए स्टेट में चेंज आ रहा है, इसका मतलब ये भी केमिकल रिएक्शन है। इन तीनों एग्जाम्पल में से ये एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसे ये रिएक्शन के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसके बारे में आगे हम देखते हैं कैसे इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए ये एक मैग्नीशियम रिबन है, इसको हमने हीट करने की कोशिश की। अब जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो क्या ये आसानी से बर्न हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्यों नहीं हो रहा है? ये जो रिबन है वो अभी आग नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो डिपॉजिट होती है।
ये प्रोटेक्टिव लेयर किसकी होती है? हम सभी जानते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रखा है तो ये क्या करता है, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा लेता है। सेकेंडली, अगर मैग्नीशियम कहीं पर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एक लेयर चढ़ा लेता है। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, नाउ जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है वो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होगी या मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होगी। ये डिपेंड करता है कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो कितने दिनों तक हमने ऐसे ही लेफ्ट ओवर रखा हुआ है। तो अगर कुछ कम समय के लिए रखा हुआ है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनेगी। अगर ज़्यादा समय के लिए रखा हुआ है एयर के कांटेक्ट में तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर उसके ऊपर चढ़ जाएगी। अगर ऑक्सीजन की अगर मॉइस्चर की प्रेजेंस में आ रहा है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की लेयर। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए जब भी हम इसको हीट करते हैं तो इस प्रोटेक्टिव लेयर को हमें मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से हटाना पड़ता है। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम सैंड पेपर को ले लेते हैं। अब जब हमने इसको रब कर दिया सैंड पेपर से तो मैग्नीशियम वायर जो है वो जलने लगेगा। और जैसे ही ये जलेगा तो यहाँ पर एक डिजिलिंग लाइट के साथ में, ये बहुत ही ब्राइट लाइट के साथ में ये जलना शुरू है। जब ये ब्राइट लाइट मिल जाएगी, हमें ब्राइट लाइट निकलेगी तो हम समझ जाएंगे कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो जल रहा है। और जब मैग्नीशियम रिबन जलने लगेगा तो ये एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो हमें ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई चेंज इन स्टेट। कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनमें स्टेट में परिवर्तन देखने को मिलता है, तो जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। अब हम बात करते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। ओके, देखिए अगर कोई केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है या हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान में टेम्परेचर में चेंज जरूरी आएगा। ठीक है, इफ एनी केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग देयर विल बी चेंज इन द टेम्परेचर। नाउ अगर किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। नाउ चेंज इन टेम्परेचर को हम इन दो तरीकों से बता सकते हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर में चेंज होता है। तो अभी मैंने बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, मतलब जिनमें एनर्जी का एग्जिट होगा, मतलब एनर्जी यहाँ पर निकलेगी। और यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है वहाँ पर एंडो मतलब एन, यहाँ पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो और यहाँ पर हीट जो है वो इवॉल्व हो। नाउ कैसे हम जज करेंगे कि कौन सी एक्सोथर्मिक है, कौन सी एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन? तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के बारे में कि कैसे हम बताएंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नाउ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, देखिए
मेनली ये देखा जाता है कि जितनी भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होती हैं, मतलब जहाँ पर दो रिएक्टेंट मिलकर कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो रिएक्शंस जो होती हैं मोस्टली एक्सोथर्मिक इन नेचर होती हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने कर दिया Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। नेक्स्ट तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। एक और नेक्स्ट जो मैंने अभी बताने वाला था कि जो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे HCl प्लस NaOH की अगर हमने रिएक्शन कराई तो NaCl और H2O बनकर सामने आता है। इसको हम बैलेंस कर देते हैं, 2HCl 2NaOH, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, देखिए कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो मोस्टली एक्सोथर्मिक होती हैं। मान के चलिए 99% जो केमिकल रिएक्शन होंगी वो एक्सोथर्मिक होंगी, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कॉम्बिनेशन की होती हैं लेकिन वो एंडोथर्मिक नेचर की होती हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन की अगर हम रिएक्शन करा देते हैं तो NO बन के आता है, जो कि एक क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो कुछ अपवाद होते हैं ऐसे यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कुछ 1% जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो एक्सेप्टिंग एक्सोथर्मिक होती हैं, यानी कि 1% जो है वो एंडोथर्मिक नेचर की होती है। गॉट इट? अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं। देखिए, एंडोथर्मिक के अंतर्गत हम बात करते हैं जितनी भी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी हमारी होती हैं एंडोथर्मिक नेचर की। कैसी नेचर की होती हैं? एंडोथर्मिक नेचर की। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हीट किया, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट हमें देनी पड़ रही है। इसका मतलब यहाँ पर इस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ रही है। यहाँ पर ये कंपाउंड क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट देखते हैं, हमने देखा लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज कराया। डिकम्पोज कराने के लिए हमें यहाँ पर भी इसको हीट देनी पड़ेगी, तो लेड ऑक्साइड बनेगा और NO2 बनकर आएगा और ऑक्सीजन बनेगा। अब इसको हम करते हैं बैलेंस, 2PbNO3 का होल ट्वाइस, 2PbO 4NO2 और ऑक्सीजन। तो ये दोनों का डिकम्पोजिशन हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का भी हमने बता दिया आपको, लेड नाइट्रेट का भी बताते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन देखते हैं जो कि डिकम्पोजिशन के अंतर्गत आती है आयरन सल्फेट की केमिकल डिकम्पोजिशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। आयरन सल्फेट को जब हमने हीट किया तो Fe2O3 बन के आया, जो कि आयरन ऑक्साइड होता है, और एक सल्फर डाइऑक्साइड बन के आता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सल्फर के दो ऑक्साइड्स बन के आ रहे हैं, एक SO2 और एक SO3। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर 2 किया तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 8, यहाँ पर देखिए 3, 2 6, 2 5 और 3 8, और सल्फर यहाँ पर 2 हो गई। ये इक्वेशन जो होगी वो बैलेंस होगी। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक हमने लिया मरकरी ऑक्साइड,
ठीक है। ये सॉलिड इन नेचर होता है, इसको हमने हीट किया तो यहाँ पर मरकरी बनकर आ रहा है, ठीक है, जो कि कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है और ऑक्सीजन बनता है। अब इसको बैलेंस कर दें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं तो यहाँ पर 2 करने पड़ेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 2 ऐड करना पड़ेगा और Hg भी 2 निकलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? इतनी बात, देखिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं, टेम्परेचर चेंज में एंडोथर्मिक। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो वहाँ पर टेम्परेचर में चेंज आएगा। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए अगर रिएक्टेंट का टेम्परेचर जो है वो प्रोडक्ट के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो ये एक एंडोथर्मिक है। या दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं, अगर जो रिएक्टेंट है उसका टेम्परेचर प्रोडक्ट के टेम्परेचर से कम है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कहने का मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो हमारी एंडोथर्मिक होती हैं, और ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व होती है वो हमारी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, जैसे एक रेस्पिरेशन का ले लीजिए। देखिए, इसको हम बता सकते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। कैसे? देखिए, रेस्पिरेशन के दौरान C6H12O6 6O2 साथ में रिएक्शन करेगा तो 6CO2 प्लस 6H2O, और यहाँ पर एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 जो कि हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है, वो ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ इन लेते हैं, इनटेक करते हैं सांस लेने के दौरान, तो उसके साथ में बर्न होता है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, साथ में एनर्जी और रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। तो ये हमारी कैसी केमिकल रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। देखिए, ये हमारी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्यों है? देखिए, इस केमिकल रिएक्शन को हम स्लो कंबशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। और जितनी भी कंबशन रिएक्शन है, यानी कंबशन का मतलब ज्वलन, जितनी भी कोई भी चीज़ जलेगी, कंबशन होगा किसी भी चीज़